हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। चुनावी चौसर को जीतने बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने योद्धा उतार दिए हैं और अब तस्वीर साफ है मुकाबले की। नामांकन दाखिल करने के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी होता जा रहा है और साथ ही साथ जीत के दावे भी। जाहिर है उपचुनाव को बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया। बाजी जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। कुल मिलाकर तमाम समीकरणों के बीच शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं, मुद्दे क्या होंगे, किन पर घेरा जाएगा, उम्मीदवार किसका दमदार है, ये सारी चर्चाएं तब तक चलेंगी जब तक नतीजे ना आ जाएं। दोनों पक्षों को सुनेंगे, पहले एक रिपोर्ट देख लें। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग के लिए बीजेपी ने अपने योद्धा तय कर दिए हैं। बीजेपी ने 4 सीटों पर जिन चेहरों पर भरोसा जताया उनमें खंडवा लोकसभा से ज्ञानेश्वर पाटिल, पृथ्वीपुर विधानसभा से शिशुपाल यादव, रैगांव विधानसभा से प्रतिमा बागरी और जोबट विधानसभा से सुलोचना रावत का नाम तय किया है। चारों सीटों पर बीजेपी के ऐलान के साथ ही उपचुनाव के संग्राम को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बात खंडवा की करें तो बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल का मुकाबला कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी से होगा। वहीं रैगांव में बीजेपी संगठन ने महिला मोर्चे में सक्रिय प्रतिमा बागरी को कांग्रेस की कल्पना वर्मा के खिलाफ मैदान में उतारा। पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी से आए शिशुपाल यादव को टिकट दिया, जो कांग्रेस के नितेंद्र सिंह से दो हाथ करेंगे। वहीं जोबट में बीजेपी ने सुलोचना रावत पर भरोसा जताया, जो 3 बार कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं और हाल ही में अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुई। इनका मुकाबला कांग्रेस के महेश पटेल से होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जमीन का कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और इसको एप्रिसिएशन पूरे हर क्षेत्र में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको कास्ट किया। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से बीजेपी ने 2 सीटों पर दूसरे दल से आए नेता को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बीजेपी ने खंडवा और पृथ्वीपुर में ओबीसी वर्ग पर दांव खेलकर चुनावी रणनीति साफ कर दी। हालांकि बाहरी प्रत्याशी को मौका देने पर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है और जनता मन बना चुकी है कि झूठ और फरेब की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो आम जनता के साथ है, आम परिवारों के साथ है, कहीं ना कहीं उसको वोट देगी और स्पष्ट रूप से कुछ भी परपंच कर ले, जैसे इन्होंने दमों पे करे थे, पैसे लगाए, धन बल, बाहुबल, सत्ता, सरकार सबका उपयोग करा, पर जनता ने इन्हें मुंह की खिलाई है। जैसा अभी पश्चिम बंगाल में हुआ ऐसा ही मध्य प्रदेश में होगा। बहरहाल नामों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस जहां उपचुनाव में महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, कर्ज माफी, सरकार के अधूरे वायदे और दल बदल को मुद्दा बना रही है, तो इधर सीएम शिवराज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लिहाजा बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने चुनावी कार्यक्रम तय कर लिया है, जिसमें विजयदशमी के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने के निर्देश हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा विधानसभा क्षेत्र में साथ चुनावी सभाएं करेंगे। इधर कांग्रेस इस चुनाव में सरकार के खिलाफ माहौल और कमलनाथ के दम पर जीत का दावा कर रही है। देखना होगा कि शहमात के इस खेल में कौन कितना दमदार साबित होता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे साथ में 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। राज्यपाल सिसोदिया साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता प्रवक्ता महोदय हमारे साथ में जुड़ गए हैं और शहरयार खान साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये भी साफ साफ बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिसोदिया जी आपसे सवाल, क्योंकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अभी उतारे हैं, अब पिक्चर साफ हो गई कि मुकाबला किन किन के बीच में होगा, लेकिन पहला आरोप जो कांग्रेस लोगों के बीच ले जा रही है वो ये है कि अभी भी आप दूसरों की पार्टी से लाकर उन्हें कैंडिडेट बनाते हैं। क्या पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं, ये सवाल उनका।
दूसरा उनका ये सवाल है कि महंगाई जिस तरह चरम पर है, इसके बाद प्रदेश और देश की सरकार के खिलाफ माहौल है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित राजनीतिक दल होने के नाते जो कहती है, जब वैचारिक यात्रा हमारी प्रारंभ हुई तब हमने जो बातें कही, जब अवसर मिला तो हमने उसको पूर्ण करने का काम, और जब इस प्रकार से हम जब अवसर मिलने पर उन सब बातों को, उन वादों को पूरा करने का काम किया, तो जनता के बीच में हमारा एक विश्वास अर्जित होने का काम हुआ। और विश्वास अर्जित होने से ही आज हम इस नारे के साथ जनता के बीच में जा सकते हैं कि शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। आज भी जनता का भरोसा शिवराज जी की सरकार के साथ बरकरार है। ये उपचुनाव में भी हमने देखने का काम किया। क्यों? क्योंकि हमने जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को लेकर हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जब हम जनता के बीच में गए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से जब हम जनता के बीच में गए तो जनता का एक विश्वास अर्जित होने का काम हुआ। जब हम वैचारिक यात्रा पर प्रारंभ किए थे, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, तब हमने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। जब वो काम शुरू होता आज दिख रहा तो जनता का भरोसा बनने का काम हुआ। जब हमने ये कहा था कि 370 हटाएंगे और जब अवसर आता है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम 370 धारा हटाते हैं, तो जनता का विश्वास अर्जित होने का काम होता है। इसके उलट अगर कांग्रेस की बात करें आज के परिदृश्य में, तो जो कांग्रेस जिसके राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, राष्ट्रीयता की ओतप्रोत हुआ करती थी, उसी कांग्रेस का जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार जैसे लोग जब नेतृत्व करने लगते हैं तो फिर वहां से अविश्वास कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस पे करने लगते हैं और वहां के कार्यकर्ता भी करने लगते हैं, जनता भी कांग्रेस पर अविश्वास करने लगती है। जब G23 के लोग सोनिया गांधी जी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं, नटवर सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे मनीष तिवारी जी हो, तब फिर जनता कांग्रेस से अविश्वास करने लगती है। जब पंजाब जैसी स्थितियां बनती है, जब छत्तीसगढ़ जैसी परिस्थितियां बनती है, जब मध्य प्रदेश की सरकार, चुनी हुई सरकार, जब आपसी असामंजस्य और अविश्वास के दौरान कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के झगड़े में गिरती है, तब जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति अविश्वास बनता है। निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में विश्वास अर्जित करने का एक काम कर पाए। जब अवसर आता है मध्य प्रदेश सहित देश भर में मोदी जी के उस नारे को साकार करने का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से भारत देश फिर से सिर मोर बने, ये मोदी जी का सपना है जिसमें सब लोग प्रयास करें, सब विश्वास करें परस्पर एक दूसरे के ऊपर। तंत्र का विश्वास सरकार पे हो, सरकार का विश्वास जनता पे हो, जनता का विश्वास तंत्र पे हो। इस प्रकार की ये जो पूरी व्यवस्था, इस व्यवस्था पे जनता भरोसा करने लगती है तो वही परिस्थितियां बनती है। जब हमें अवसर मिलता है तो सबके साथ की हम बात करते हैं। EWS सामान्य निर्धर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण इस देश के अंदर पहली बार करने का कोई काम करते हैं तो मोदी जी करते हैं। जब ओबीसी की बात आती है तो कांग्रेस सिर्फ ओबीसी की बात करती है। हमें जब अवसर मिलता है तो हम हमारे निर्णय में ये बात साबित करने का काम करती है। अगर 4 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है तो चुनाव में अगर आप हमारे उम्मीदवारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने ओबीसी वर्ग का सम्मान करने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का, बहनों का 50% का आरक्षण होना चाहिए। हमने वो आरक्षण देने का काम किया और वहीं से बढ़ के जब हम उपचुनाव में टिकट वितरण करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमने 2 बहनों को, 4 स्थानों पे चुनाव है, 4 में से 2 स्थानों पे हमने बहनों को। राजपाल जी, मेरा सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक था, साफ साफ था, 2 मुद्दों पर था जनता के बीच में जाकर, और वो मुद्दे थे जो मुद्दे लेकर कांग्रेस जा रही। पहली बात, आपने 4 में से 2 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, सही। ये रिपोर्ट में भी अगर आप सुन पाए हो, देख पाए तो उसमें भी दिखाया कि आपने इस वर्ग को ध्यान में रखकर, समीकरणों को ध्यान में रखकर आपने अपने 2 प्रत्याशी उतारे। लेकिन 2 प्रत्याशी, एक सपा से, एक कांग्रेस से हाल ही में आए और उनको प्रवेश देते ही आपने टिकट दे दिया। फिर वही पुराना आरोप कि आपकी पार्टी में क्या लोग नहीं है, आप क्यों ला करके टिकट दे रहे हैं, नंबर 1। और नंबर दूसरा ये कि महंगाई भी तो वो एक नारा था, पहले डाइन थी, अब क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ रहे हैं और हमसे जुड़ के हमें उनमें संभावनाएं लग रही तो पार्टी उन पर विचार करे, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। महंगाई को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस पार्टी, पेट्रोल डीजल के दाम को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस पार्टी, बनाएगी क्या, बना रही है? कांग्रेस ये बता देगी कांग्रेस ये बता दे कि राजस्थान और पंजाब जहां इनकी सरकार है, महाराष्ट्र जहां इनके समर्थन से सरकार है, क्या वहां मध्य प्रदेश से ज्यादा भाव नहीं है आज की तारीख में पेट्रोल डीजल का? क्या इन्होंने वहां कम कर दिया? देखिए, कहना अलग बात है। ये जो अगर डीजल पेट्रोल की बेहद कीमत बढ़ने का काम हुआ है, इसमें 2 कारण हुए। पहला कारण तो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो कच्चे माल का, उसकी वजह से, और दूसरा इनका पुराना पाप है कांग्रेस का। मैं कह रहा हूं, जो ऑयल बॉन्ड इन्होंने जारी करे थे 2012 में, 2013 में मनमोहन सिंह जी ने, उस समय पे
जब कच्चे पदार्थों के भाव बढ़े थे, पर चुनाव का साल था तो इन्होंने डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाया और उस समय उधारी कर दी आइल बॉन्ड के नाम से, और उस आइल बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट जो है ये 2021, 22, 23 की है। इस वजह से वो 70,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के ऊपर थोप के पुरानी सरकार चली गई। इस वजह से भी चलिए अब उत्तर देने की बारी शहरयार खान साहब की है। खान साहब, बार बार कांग्रेस पार्टी कहती थी अब तक कैंडिडेट नहीं उतारे, अब कैंडिडेट भी उतार दिए, 2 ओबीसी वर्ग से हैं, महिलाएं भी हैं, और चाहे आप जो कह लें लेकिन उन्होंने उत्तर भी दिया कि महंगाई को लेकर आप अधिकारी नहीं रखते कि आप उनको घेर पाएं। ये बात गृह मंत्री से लेकर हर कोई प्रवक्ता इस मंच पर भी कहता है। देखिए, भाजपा में सिखाया जाता है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो इसमें तो ये माहिर हैं, इसलिए इस पे तो बात इनसे करना, बहस करना निरर्थक है। मध्य प्रदेश और देश में आज जो महंगाई की आग लगी है, मेरे मित्र जो अभी ये पेट्रोलियम बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो वो पेट्रोलियम बॉन्ड की कहानी यह है कि जब यूपीए सरकार थी, जब अंतर्राष्ट्रीय में मार्केट में जो पेट्रोल डीजल के बैरल की जो कीमत थी वो 144 रुपये प्रति बैरल का रेट था, और आज जो बढ़े हुए रेट हैं, आज की बात करें तो वो 82 रुपये प्रति बैरल है। तो ये फ़र्क है यूपीए 2 के टाइम में 2014 में और आज 2021 में। इसके बीच का जो रेट $36 तक भी गया था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का रेट, लेकिन मध्य प्रदेश और देश की जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा मिला तो वो दो की जो सरकार चला रहे हैं, अडानी अंबानी या जो पेट्रोलियम कंपनियों का खेल है। जब चुनाव के टाइम आता है तो कुछ दिन के लिए वो पेट्रोल के भाव बढ़ना रुक जाते हैं। अभी हम बात करें अक्टूबर की, तो आज 7 दिन में लगातार 6 दिन पेट्रोलियम के भाव देश में और प्रदेश में बढ़े हैं। तो इनकी कथनी और करनी और देश की जनता से और प्रदेश की जनता से, मैं आपके बीच नहीं बोला था मेरे मित्र, अब आप सुनने का धैर्य रखें। धैर्य रखें, ये एक सम्मानित चैनल है, इस पे बैठ के आप गरिमा बनाए रखें। एक 1.25 लाख करोड़ मैं सब बताऊंगा, आप जरा इंतजार करें। सिसोदिया जी उनको अपनी बात कह लेने दें, फिर आपके छूटे हुए प्रश्न जरूर पूछेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लें। खान साहब, ये 20 में जो चीप डिबेट करने की कोशिश करते हैं ना, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है मेरे मित्र। अभी 2021 में जब दमोह का जो उपचुनाव हुआ था, तब भी भाजपा की पूरी सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री वहां पर लगे, और पैसे का जो खुला खेल हुआ था वो देश और मध्य प्रदेश ने देखा। लेकिन मध्य प्रदेश की वो दमोह की जनता को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने इनकी कथनी और करनी को भाप कर इनको जो चारों खाने चित करा था, 17,000 वोटों से अधिक जो चुनाव हराने का काम करा था, वो किसी से छुपा नहीं था। अब बात करें इन उपचुनाव की जिस पे आपकी ये डिबेट है, तो ये भाजपा के मित्र को, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि इनके पास तो लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। आज जब चुनाव का फॉर्म भरने की कल अंतिम तिथि है, आज जाके इन्होंने लिस्ट जैसे तैसे एक कांग्रेस से, एक एसपी से 2 कैंडिडेट लिए, और इनकी यहाँ जो लट्ठम लट्ठर थी वो किसी से छुपी नहीं थी। ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं, सिर्फ 24/7 चुनाव की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी का पिटारा और उलट खटोला पूरे चारों चुनाव क्षेत्रों में घूमता रहेगा, और ठगने का और अपने भाषण और घोषणाएं करने का निरंतर कार्य जो पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश में कर रहे थे, उसको निरंतर ये जारी रखेंगे। क्योंकि अगर किसी का काम होता है तो काम की आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि वो जनता के बीच पहुंचती है, लेकिन जब काम नहीं करा होता है, ये काम करते हैं आगे पाट और पीछे सपाट। तो ये ठग वाली जो इनका प्रवृत्ति है और जो चरित्र है, उसी को ये चुनाव में लेके जाते हैं, फिर नए जुमले गढ़ते हैं, फिर चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन पे हकीकत इसके इतर होती है। लेकिन खान साहब महंगाई को लेकर जो कांग्रेस का मेन मुद्दा है, उस पर वो कहता है ऑयल बॉन्ड जिम्मेदार है। इसका उत्तर जरूर दें इस पर। क्या बोले सर? जो महंगाई का आपका प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर आप चारों विधानसभा क्षेत्रों समेत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते दाम, उनका कहना है पिछली सरकार का पाप है, ये तब के ऑयल बॉन्ड्स हैं जो हमको 21-22 में ड्यू थे और हमको देने पड़ रहे हैं।
देखिए, ये इनको कोई ना कोई आड़ चाहिए अपने बचाव की, अपनी नाकामी की। 2014 के बाद आज 7 साल हो गए, ये क्यों नहीं श्वेत पत्र लाते और बताते कि यूपीए की सरकार में, मनमोहन सरकार में जो बॉन्ड जारी किए गए थे, उस बॉन्ड का जो पैसा है आपने इतना भयंकर मार्जिन देश की जनता से उगाया, वो पैसा गया तो गया कहाँ? क्योंकि अगर इनकी नीति और नियत साफ होती तो वो बॉन्ड का आज की डेट में सारा वापस पैसा कर दिया गया होता देश की जनता को, और सरकार पे अतिरिक्त भार भी नहीं होता। लेकिन ये मुनाफा कमवाने में उन कंपनियों के साथ खड़े दिखते हैं। इनको देश की जनता और प्रदेश की जनता पे जो भार पड़ रहा है, जो कृषि उत्पादनों पे भार पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में महंगाई की तराही इमाम है। किसान 1 साल से दिल्ली के मुहायने पे खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे देश का शहंशाह वहां जाके उनसे बात करने की जरूरत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। और तो और अब इन्होंने 4 दिन पहले एक नया, जो अंग्रेजों ने भी नहीं काम करा था, वो काम इस देश के अन्नदाता पे करा कि उनको जीप से कुचलने का काम इनके केंद्रीय मंत्री की धमकी के बाद उनके सुपुत्र ने करा, और अब यूपी की सरकार उसको ढकने का काम कर रही है। तो देश का अन्नदाता और देश का मतदाता, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, इन्होंने हर क्षेत्र में महंगाई की मार से हर इंसान को ठगने का काम करा। महिला की हम बात करें, 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो महिला अत्याचार में इसी मध्य प्रदेश में नीति और नियत का सवाल होता है। कमलनाथ जी की सरकार में 30% महिला अत्याचार का ग्राफ नीचे आया था, लेकिन 2020 में पिछले दरवाजे से बनाई हुई आपकी बातों का उत्तर लूंगा मैं, शहरयार साहब, लॉकडाउन में भी क्राइम को लेकर जो आपने बात रखी उसका भी उत्तर लूंगा, साथ ही साथ महंगाई के ऊपर जो आपने बात छेड़ी है उसका भी उत्तर लूंगा। छोटा सा ब्रेक ले लूं, लौट के आ रहा हूं। सिसोदिया साहब ने भी सारी बातें सुनी, उत्तर देंगे उसका। चलिए, तो उपचुनाव को लेकर जंग जारी है और उपचुनाव को लेकर अब मुद्दों के ऊपर पार्टियां आ चुकी हैं और मुद्दे दोनों दलों के अब साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। सिसोदिया साहब, पहला महंगाई, दूसरा बाहर से लाए हुए प्रत्याशी, तीसरा जिस गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बताकर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, उसी पर चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे यहां आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो, चाहे महिलाओं को लेकर रिकॉर्ड्स हो, इन सब पर कांग्रेस पार्टी घेरेगी। क्या उत्तर है? देखिए, जहां तक महंगाई का प्रश्न है तो उसके ऊपर डीजल पेट्रोल के भाव की वृद्धि का जो बात है, उसके ऊपर सीधा एक कारण तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेट्स होते हैं उसके आधार पर कंपनियां तय करती है। सरकार का बहुत ज्यादा आक्षेप पर क्या लोग इस तर्क को पचा पाएंगे? बस एक छोटा सा एक सवाल है, आपकी टेक्निकलिटीज अपनी जगह है, लोगों को बातें सही हैं, बताना तो पड़ेगा। हम सरकार में, हमारा काम है लोगों को बताना कि ये कैसे इसका रेट तय होता है और किस प्रकार से होता है। हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जो देनदारियां कांग्रेस के जमाने की वो करके गए, उनकी म्यूच्योर होने की, उन ऑयल बॉन्ड के म्यूच्योर होने की डेट सब इन सालों में है, तो वो बर्डन भी सरकार के ऊपर है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन ऑयल बॉन्ड को वो हो जाने दे, बॉन्ड्स हो जाने दे? क्या चली जाएगी देश? उसके बाद में हमारी सरकार जब रहती है, हमारी सरकार महंगाई को नियंत्रण में करने का पूरा प्रयास करती है। उसका जो रेशियो रहता है, उसको रेशियो को नियंत्रित करने का काम करते हैं। और कांग्रेस को तो डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पर बोलने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि इन्हीं के समय की जो काम किए वो उसका आज परिणाम आ रहा है। उसके बाद में अभी कमलनाथ जी की जब सरकार थी और इन्होंने एक वचन पत्र जारी करा था, उस वचन पत्र में लिखा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 5 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर कम करेंगे। क्या करा कांग्रेस ने? नहीं करा। अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, कहा उन्होंने कम करा क्या रेट? नहीं करा। तो इनको नैतिक अधिकार नहीं, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूं कि महंगाई को नियंत्रण में करने का पूरा हमारा दबाव है, हमारी सरकारों का दबाव है और हम उसको नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं खान साहब उत्तर दें। दूसरा आरोप जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेके, तो इस प्रदेश के अंदर पहली बार महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराध के ऊपर सजा बढ़ाने का प्रावधान, फांसी तक का दंड देने का प्रावधान किसने करा? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। उन मामलों को, इस प्रकार के मुकदमे होते हैं तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के और सजा तक ले जाने का काम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हमने करके देने का काम किया। तो कड़े कानून बनाने का काम अगर इस प्रदेश के अंदर हुआ है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमने ये करने का काम। खान साहब उत्तर दें दोनों बातों का, वक्त थोड़ा अब लिमिटेड है। अगर इस प्रकार के अपराध होते तो उनकी तत्काल रिपोर्ट हो, उसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो, ये भी हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में हमने वो दौर भी देखा है कि कई फरियादी गण थाने चक्कर लगाते रहे, FIR नहीं होती थी। कहीं अपनी बात कहें, FIR होने लगी है।
हमने इस बात की चिंता नहीं करी कि ग्रामीण क्राइम ब्यूरो के जो देखिए पुनीत जी, ये मेरे मित्र जो रटा रटाया भाषण दे रहे हैं उससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। देश की और प्रदेश की जनता ये सवाल कर रही है, मुख्यमंत्री ने 16 साल में लगभग 26,000 से अधिक घोषणाएं करी है, उन घोषणाओं का हुआ क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, आदिवासियों को क्या मिला है, और हमारे जो पिछड़े वर्ग के ओबीसी का जो आरक्षण है उसके साथ शिवराज सरकार ने जो खेल करा है, आपके माध्यम से इन चारों चुनावों की जनता से मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ठगों को सबक सिखाना पड़ेगा जिन्होंने ओबीसी और अन्य का जो हक मारा है कोर्ट की आड़ में, कोर्ट के एक आदेश के आड़ में इन्होंने जो हक मारा है उसको शिवराज सिंह चौहान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कोर्ट ने 6 विभागों में वो रोक लगाई थी, लेकिन 6 विभागों की जगह इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंटों को रोकने का काम करा। उस डिपार्टमेंट में पिछड़ों के हक को मारने का काम करा। तो इससे साफ जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान की नीति और नियत सिर्फ चुनावी जीवी है, लेकिन पिछड़े वर्ग को ठगने का काम करा। इसके इतर कमलनाथ जी ने तो वचन पत्र में 972 ये बात बोली थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 27% आरक्षण देंगे। उन्होंने जुलाई 2019 में उस आरक्षण को लागू करने का काम करा, लेकिन इन्होंने 2020 में आके फिर से उस आरक्षण को रोकने का काम करा कोर्ट की आड़ में। तो मध्य प्रदेश की चारों जगह के मतदाता सुन ले कि भाजपा की ये सरकार ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। ये सिर्फ जुमले के बाजीगर है, जुमले बेचने आएंगे। ये गंजों के शहर में कंगा बेचने का महारत रखते हैं शिवराज सिंह चौहान। मेरे मित्र, आपकी मैं मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में मानस बना लिया है कि कमलनाथ जी के बारे में जो एक उन पे भरोसा है, मैन ऑफ कमिटमेंट, मतलब अपनी बात पे अड़िग रहने वाले उस पूर्व मुख्यमंत्री, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री को फिर से ताकत देके इन चारों चुनाव को जिताकर 2023 में शिवराज सिंह खान साहब दोनों तरफ से दो बड़े चेहरों की साख और साथ ही साथ एक संगठन और उनकी ताकत के आधार पर चुनावी मैदान में और अपनी तरफ की गवर्नेंस को सामने रख रहा है। आपके मुद्दे भी हैं खान साहब, आपके मुद्दे भी हैं। अब किस तरीके से और कितनी बेहतरी से जनता के बीच में इन्हें इस अवधि में पहुंचाया जाएगा और उसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर प्रतिदिन हम डिबेट जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।